ऐतिहासिक व्यक्तित्व। अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध पर राज्य करते थे और वो हर्यक वंश से थे। उनके पिता बौद्ध सम्राट बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके बचपन का नाम कुणिक था। प्रमुख तथ्य। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है, क्योंकि वो बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका बड़ा हाथ था। अजातशत्रु शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को समर्थन देना शुरू किया। उसने कहा कि वो गौतम बुद्ध से मिला था। ये दृश्य बरहुत की मूर्तियों से प्रमाणित है। अजातशत्रु के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण 464 ईसा पूर्व थी। उस घटना के अवसर पर बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने भी प्रयत्न किया था और अपना अंश प्राप्त कर उसने राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप बनवाया था। आगे चलकर राजगृह में ही वैभार पर्वत की सप्तपर्णी गुहा से बौद्ध संघ की प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। ये कार्य भी इसी नरेश के समय में संपादित हुआ था। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त गुप्त वंश का 8वां शासक बना। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने उस दौर में जितने वर्षों तक शासन किया था, उतने ही वर्षों तक युद्ध लड़ा था। पृष्ठ संख्या 69। प्रमुख तथ्य। अपने पिता के शासनकाल में स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को परास्त किया था, लेकिन राजा बनते ही उसके सामने एक बड़ी विपदा हूण आक्रमण के रूप में सामने आ गई, जो पहले से भी अत्यंत भयावह थी, जिसने गुप्त साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जिस समय स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा था, उस समय पूर्वी शाखा के हूण, जिन्हें श्वेत हूण कहा जाता था, ने ऑक्सस नदी पार कर गांधार पर कब्जा कर लिया और सिंधु घाटी क्षेत्र में आ पहुंचे। हूण भारत पर आक्रमण कर कश्मीर और गुजरात जीतते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें अपने पराक्रम से न सिर्फ पराजित किया था, बल्कि देश से बाहर तक खदेड़ दिया था। स्कंदगुप्त की इस उपलब्धि ने उसे चंद्रगुप्त द्वितीय की भांति विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का अधिकार दे दिया। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी अभिलेख में हूण आक्रमण के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार चंद्रगर्भ परिप्रेक्षा तथा कथा सरित सागर, सोमदेव आदि साहित्यिक ग्रंथों में भी हूण आक्रमण का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त जब हूणों के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी ने इस बात का लाभ उठाते हुए गुप्त साम्राज्य के मालवा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को बालाघाट अभिलेख में मालवा, कौशल तथा मेकल का शासक बताया गया है। हालांकि स्कंदगुप्त ने शीघ्र ही मालवा सहित इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था तथा आजीवन उसके अधिकार में रहे। जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत पर अधिकार होने की पुष्टि होती है। स्कंदगुप्त की अनेक प्रकार की रजत मुद्राओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों पर उसके शासन की पुष्टि होती है। स्कंदगुप्त के गरुड़ प्रकार के सिक्कों से उसके पश्चिम भारत, वेदी प्रकार के सिक्कों से उसके मध्य भारत तथा नदी प्रकार के सिक्कों से उसके काठियावाड़ के क्षेत्रों में अधिकार होने की पुष्टि होती है। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त के अभिलेखों से उसकी शासन व्यवस्था पर भी अच्छा खासा प्रकाश पड़ता है। स्कंदगुप्त का विशाल साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को देश या अवनी कहा जाता था। प्रांत के राज्यपाल को गोप्ता कहा जाता था। अभिलेखों के अनुसार स्कंदगुप्त के कुछ प्रमुख गोप्ताओं के नाम इस प्रकार हैं: पर्णदत्त सौराष्ट्र प्रांत, सर्वनाग अंतर्वेदी प्रांत अर्थात गंगा जमुना दोआब, भीमवर्मन कौशाम्बी प्रांत आदि। गोप्ता अपने प्रांत की जनता को हर विपदा से सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहते थे। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि
स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी बारिश के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। सौराष्ट्र काठियावाड़ का प्रांतीय शासक पर्णदत्त ने गिरनार की प्राचीन सुदर्शन झील की फिर से मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त धर्मनिष्ठ वैष्णव था तथा परम भागवत की उपाधि धारण करता था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था। इंदौर ताम्रपत्र में सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है। कहोम स्तंभ लेख के अनुसार मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त ने नालंदा संघाराम को दान में दिया था। उसने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखे। उसने अपना एक दूत 466 ईस्वी में चीनी राजा के दरबार में भेजा था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त महान विजेता, कुशल प्रशासक तथा धर्म सहिष्णु शासक था। मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र तथा रजिया का भाई था। रजिया सुल्तान को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को 1240 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। वो नाममात्र का सुल्तान था। राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलामों का दल करता था। प्रमुख तथ्य: रजिया के बाद तुर्क सरदारों ने शासन की संपूर्ण सत्ता विद्रोहियों के नेता एतेगीन को सौंप दी। शायद इसी शर्त पर बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया था, परंतु कुछ दिनों बाद बहराम शाह और एतेगीन के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और सुल्तान ने कृपा पात्रों के माध्यम से एतेगीन को मरवा डाला। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद नाइब अर्थात नाइबे मुमालिकात का सृजन किया। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में इस पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियारुद्दीन एतेगीन को नियुक्त किया गया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एतेगीन ने बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से विवाह कर लिया। कालांतर में इख्तियारुद्दीन एतेगीन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने अपने महल के सामने सुल्तान की तरह नौबत एवं हाथी रखना आरंभ कर दिया था। सुल्तान ने इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप समझकर उसकी हत्या करवा दी। एतेगीन की मृत्यु के बाद नाइब के सारे अधिकार अमीर हाजिब बदरुद्दीन संकर रूमी खां के हाथों में आ गए। रूमी खां द्वारा सुल्तान की हत्या हेतु षड्यंत्र रचने के कारण उसकी एवं सरदार सैयद ताजुद्दीन की हत्या कर दी गई। 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा पंजाब पर आक्रमण के समय रक्षा के लिए भेजी गई सेना को बहराम शाह के विरुद्ध भड़का दिया गया। सेना वापस दिल्ली की ओर मुड़ गई और मई 1241 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह का वध कर दिया। तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद को अगला सुल्तान बनाया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी बुक्का प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। वो विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजा था। उसके पूर्व के शासकों के विस्तार नीति को जारी रखा और बहुत से बंदरगाह जैसे चौल, गोवा और दाभोल के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा उसने पूंडविंदु के रेड्डियों से श्रीशैलम और अदंकी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उसने वेदमार्ग प्रवर्तक और वैदिक मार्ग स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त की। पृष्ठ संख्या 70। प्रमुख तथ्य: दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। वो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु उसने शैव, वैष्णव व जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को दिया जाता है। विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राजव्यास अर्थात राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसके मुख्यमंत्री थे। उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुगापा उसका सेनापति था।
1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया, जो एक नई परंपरा की शुरुआत की। सूरजमल। राजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। सूरजमल का पालन पोषण उनके पिता राजा बदन सिंह ने किया। 1733 में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत की नींव रखी थी, जिसे अब राजस्थान के भरतपुर शहर के रूप में जाना जाता है। प्रमुख तथ्य: 1753 तक महाराजा सूरजमल दिल्ली की सरहद और फिरोजशाह कोटला तक अपने राज्य की सीमा बढ़ा चुके थे। दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मराठों को महाराजा सूरजमल के खिलाफ भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया और महीनों तक कुम्हेर के किले को घेर रखा। इस हमले में भरतपुर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खांडेराव होलकर की मौत हो गई। बाद में मराठों ने महाराजा सूरजमल से संधि कर ली। पूरे देश में एकमात्र किला है जिसे कोई आक्रमणकारी जीत नहीं सका। 13 बार हमला करने के बावजूद अंग्रेज हिला भी नहीं पाए। लोहागढ़ नाम का ये किला भरतपुर में है और इसे महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। लोहागढ़ किले की मिट्टी की दीवारें इतनी मोटी हैं कि तोप के गोले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने अफगान सरदार असंद खान, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का दामन किया। अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंच गया और उसकी सेना ने ब्रज के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया। इसको बचाने के लिए केवल महाराजा सूरजमल ही आगे आए और उनके सैनिकों ने बलिदान दिया। अब्दाली वापस लौट गया। इतिहासकारों के मुताबिक पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। ये ऐसा समय था जब मराठों के रिश्ते महाराजा सूरजमल से खराब हो चुके थे। लड़ाई में हजारों मराठों की रसद खत्म हो गई, हजारों योद्धा मारे गए। खराब रिश्तों के बावजूद राजा सूरजमल ने मराठों की सहायता की। मराठा सैनिकों के इलाज से लेकर खाने पीने का इंतजाम किया। 25 दिसंबर 1763 को नजीबुद्दौला से युद्ध के दौरान सूरजमल शहीद हुए। सावित्रीबाई फुले। देश की पहली शिक्षिका और महिला अधिकारों की हिमायती सावित्रीबाई फुले का जन्म सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति दलित चिंतक व समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई। जिस समय सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाई, उस समय लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसके बावजूद भी उन्होंने नारी शिक्षा के बीड़े को अंजाम तक पहुंचाया और इसके बाद ही समाज से कुंठित वर्ग की नारियां भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे आने लगीं। प्रमुख तथ्य: अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा भी शुरू की और इस संस्था के द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को कराया गया। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। वो अपनी कविताओं और लेखों में हमेशा सामाजिक चेतना की बात करती थीं। उनकी बहुत सी कविताएं हैं जिससे पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिलती है। जाति तोड़ने और ब्राह्मण ग्रंथों से दूर रहने की सलाह भी मिलती है। वर्ष 1897 के दौरान जब देश के कई हिस्सों में प्लेग फैला हुआ था, सावित्रीबाई ने स्कूल छोड़कर बीमारों की मदद शुरू कर दी। वे गांव-गांव जाकर लोगों की सहायता करती। इसी दौरान वे खुद भी प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका देहांत हुआ। पृष्ठ संख्या 71।